नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 107 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 4 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो चारों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा बीपीएससी 107 के एक एक चैप्टर की जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी चैप्टर आपको कठिन लगता हो वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और क्वेश्चन हमारा पहला ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, यानी कि इसके कारण बताओ और फिर इसके परिणामों का ही वर्णन कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति के कारण और इसके परिणामों का वर्णन करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो देखो, आप सभी जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था ये दो ध्रुवों में हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरे तरफ थे धुरी राष्ट्र। अगर हम मित्र राष्ट्रों की बात करें तो मित्र राष्ट्रों में थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, या फिर मैं रशिया लिख दूँ। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली। तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के सहयोगी देश थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली मुख्य शक्ति थी और साथ में इनके सहयोगी देश थे। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और इस युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र विजयी हुए थे और धुरी राष्ट्र इस युद्ध में हार गए थे। जहां इस युद्ध का जो अंत हुआ वो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। इस परमाणु बम के गिराने के बाद यह युद्ध यहाँ पर समाप्त होता है और इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की पराजय हो जाती है। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में जो लड़ा गया युद्ध है 1939 से 1945 तक के बीच में लड़ा गया है। करोड़ों लोग इसमें मारे गए, करोड़ों ही लोग लापता हुए और करोड़ों लोग घायल हुए। इतना विनाशकारी जो युद्ध था तो इसके बहुत सारे कारण भी होंगे और इसके परिणाम भी होंगे। तो सबसे पहले हम कारणों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। अब जो ये वर्साई की संधि हुई थी, इस संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें थोप दी गई थी। ये कहा गया था कि भाई जो पहला युद्ध है वो जर्मनी की वजह से हुआ था, तो इसलिए इस युद्ध का खर्चा भी सारा जर्मनी देगा और जितना भी नुकसान हुआ था, सैनिक प्रतिबंध, भारी युद्ध, हर्जाना, ये सब जर्मनी पर लगाए गए, जिसकी वजह से जर्मनी में असंतोष उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हुआ। हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ा था जो है नाजीवाद का उदय। तो दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण था ना, वो पहले विश्व युद्ध की समाप्ति में ही बो दिया गया था। यानी कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जो घटनाएं घटी थी उनसे सिद्ध हो गया था किसी न किसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जरूर होगा। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध के खत्म होने पर वर्साई की संधि की गई और इस संधि पर यह कहा गया भाई जर्मनी जो है वो इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी जर्मनी की वजह से हुआ, तो जर्मनी ही सारे नुकसान की भरपाई करेगा। जर्मनी की सेना को प्रतिबंधित कर दिया गया, वहाँ की करेंसी को चेंज कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये कह दिया गया कि जर्मनी आगे भी अपनी सेना को मजबूत नहीं कर सकता। वहाँ के जो लोहा कोयले के भंडार थे, रिसोर्सेज थे, वो भी ले लिए गए। इवन अगर आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये तक लिखा है कि भेड़ बकरियाँ तक यहाँ की ले गए थे। तो जर्मनी को इतना अपमान सहना पड़ेगा तो जर्मनी बदला भी तो लेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है जर्मनी में हिटलर ही करेगा। तो दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण था वो पहला कारण ये था कि वर्साई की संधि। दूसरा है अर्थव्यवस्था की अस्थिरता। 1930 में यूरोप में महामंदी आई, अमेरिका से शुरू हुई थी ये मंदी। इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया। अर्थव्यवस्था का जो संकट था उसने इस युद्ध को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हर एक देश ये चाहता था उस समय कि वो छोटे छोटे देशों में गुलाम बना ले। तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस चाहते हैं वो अपने उपनिवेशों को बढ़ावा दें, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान भी चाहता है कि वो क्या करें, अपने उपनिवेशों को बढ़ावा दें। इधर जर्मनी में क्या होगा, हिटलर का उदय हो जाएगा, नाजीवादी पार्टी सत्ता में आएगी। तो एडोल्फ हिटलर और नाजीवादी पार्टी ने जर्मनी में सत्ता प्राप्त करी और इन्होंने जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा दिया, सैन्यवाद को बढ़ावा दिया और ये कहा कि आर्य ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इन्होंने वर्साई की संधि को मानने से मना कर दिया और अपनी सेना को फिर से मजबूत किया। अब भाई कोई देश संधि को नहीं मानेगा तो फिर जो देश उन्हें संधि बनाई है वो तो उसके खिलाफ होंगे होंगे। तो ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ अपना अलग धुर बना रहे हैं, उधर जर्मनी अपनी पावर को बढ़ावा दे रहा है। इसी तरीके से इटली और जापान भी साम्राज्यवादी लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इटली में मुसोलिनी नाम के नेता हैं जो ये फांसीवादी विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं। इधर इटली इथोपिया पर आक्रमण कर देगा, जबकि जापान जो है वो चीन पर आक्रमण कर देगा, पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में विस्तार करेगा। तो जापान भी चाहता है कि उसके क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा मिले, इटली भी चाहता है उसके क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा मिले। तो जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों की जो उद्देश्य हैं वो लगभग एक जैसे होंगे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने सबसे ज़्यादा उपनिवेश बांट रखे थे। अब अगर जर्मनी और जापान भी उपनिवेश बनाना चाहते हैं तो किसके उपनिवेश छीनेंगे, वो ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश छीनेंगे, जिसकी वजह से लड़ाई होनी होनी है। अब क्या हुआ,
जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक्सिस पावर का गठन किया और 1938 में ऑस्ट्रिया का भी विलय कर दिया। 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया जर्मनी ने। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ तो इसके बाद जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? कह रहा है इस युद्ध में बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग मारे गए, सैनिक और नागरिक दोनों को नुकसान हुआ। यूरोप और एशिया के कई सारे शहर बुरी तरीके से तबाह हो गए। दूसरे विश्व युद्ध का जो परिणाम था वो यूएनओ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखी जा सके, पूरे विश्व में सुरक्षा का स्तर बढ़ावा दिया जा सके। यूरोप का पुनर्गठन हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा देश जो थे यूरोप के थे और जो यूरोप था इसे सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। अब ऐसे में बात ये थी कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल गया। यूरोप जो है वो दो भागों में बढ़ गया, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप था ये रूसी गठबंधन में चला गया यानी कि सोवियत संघ में, और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मची, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध का मतलब यह था कि विचारधाराओं का युद्ध था, जहां एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब यह था कि अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण है वो राज्य के अंतर में नहीं होना चाहिए बल्कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। जबकि सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। उसका मानना यह था कि जन कल्याण के लिए सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। और इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारों का एक संघर्ष हुआ, इसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की जो अंत था वो परमाणु युग की शुरुआत थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु का आविष्कार किया था और फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम भी गिराया था। इसके बाद से परमाणु युग की शुरुआत हुई और फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होड़ मच गई कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास होंगे। दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम यह था कि उपनिवेशवाद का अंत हो गया। जहाँ पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था, तो अब इन सभी देशों में स्वतंत्रता की आग लग चुकी थी और अब इस स्वतंत्रता की चिंगारी भड़कती गई और सारे देश आज़ाद होते चले गए। तो दूसरे विश्व युद्ध ने विश्व के इतिहास को बहुत गहराई से प्रभावित किया है और आज भी इसकी विरासत महसूस की जा सकती है। आज राष्ट्र सीमाएं, वैश्विक गठबंधन, भू राजनीतिक संबंध पूरी तरीके से बदल गए हैं। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो ना बहुत सारे देश आज़ाद ही नहीं हो पाते। तो इतने सारे जो देश आज़ाद हुए वो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम ही है। तो अगर क्वेश्चन आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बताओ, परिणाम बताओ, अगर इसे आपको और डीपली पढ़ना है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो अपलोड है, आप बीपीएससी 107 की सीरीज में जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के मार्क्सवादी उपागम का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का मार्क्सवादी उपागम क्या है? तो मार्क्सवादी उपागम एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानता है और पूंजीवाद की आलोचना करता है। यानी कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कह रहा है कि पूरे विश्व में आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता में कुछ चंद लोग हैं जो क्या हैं, अमीर हैं, जबकि विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है। जो अमीर लोग हैं वो लगातार गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे में गरीबों को एक क्रांति करनी होगी और अपने अधिकार छीनने होंगे, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है। इस दृष्टिकोण ने पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित किया। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा की जो पहली विशेषता है वो है वर्ग संघर्ष। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज में हमेशा संघर्ष होता है और इस संघर्ष में एक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा मजदूर वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग जो है वो धन का स्वामी होता है जबकि श्रमिक वर्ग अपनी सेवा प्रदान करता है। और इसी वजह से फिर क्या होता है, जो धनी वर्ग है वो मजदूर वर्ग का शोषण करना शुरू कर देता है। फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है इसी प्रकार से दो प्रकार के देश भी होते हैं। एक देश होते हैं संपन्न देश, अमीर देश, एक होते हैं गरीब और विकासशील देश। ऐसे में जो अमीर देश हैं ये अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाते हैं कि गरीब देशों का शोषण होता ही होता है। गरीबों को ये लगता है कि उनका फ़ायदा कर रहे हैं ये बड़े बड़े देश, लेकिन वास्तव में वो अपना ही फ़ायदा कर रहे होते हैं। तो यानी कि पूंजीवादी विचारधारा के अगेंस्ट मार्क्सवादी विचारधारा आती है और ये कहती है कि मानव का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो धनी वर्ग पूंजीपति वर्ग होता है और श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है और ये संघर्ष चलता रहता है। इसी प्रकार से दो देश जहाँ एक संपन्न राष्ट्र होगा और एक गरीब राष्ट्र होंगे, संपन्न राष्ट्र गरीब राष्ट्रों का शोषण करेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूंजीवाद की आलोचना करता है। उनका मानना है कि पूंजीवाद से जो लाभ है उस लाभ का हिस्सा सिर्फ कुछ ही वर्ग तक पहुंच पाता है, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग लाभ से वंचित रह जाता है, उन्हें उतनी लाभ नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक वर्ग के पास शक्ति आ जाती है और दूसरे वर्ग के पास शक्ति नहीं आती। आर्थिक निर्धारणवाद। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उसकी जो पहुंच है वो भी उतनी बड़ी होगी।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ोगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये छोटे छोटे देशों के नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं, जिसकी वजह से इनका तो विकास होता रहता है लेकिन उन छोटे छोटे देशों का आर्थिक विकास नहीं होता। और ये बात बिल्कुल आपको सही भी दिखाई देगी। अगर आप देखो जो यूरोप आज इतना डेवलप है, अमेरिका इतना डेवलप है, उसका रीज़न ये है कि एशिया और अफ्रीका के देशों से बहुत सारे खनिज संसाधनों को भर भर कर ले जाते हैं और फिर उन संसाधनों का प्रयोग इन देशों की भलाई के लिए नहीं होता। अफ्रीका और एशिया में जो है वो बहुत निर्धन देश हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप जो है वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि विश्व की कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के पक्ष में नीतियां अपनाती हैं। इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण इनकी आलोचना भी करता है। मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि वर्तमान संरचना पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं भी हैं, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के खिलाफ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जटिलताएं हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण उसको नज़रअंदाज करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण सिर्फ वर्ग संघर्ष तक ही आधारित है, बल्कि ये और आयामों को नहीं सोच पाता है। वो नई नई चुनौतियों को नहीं सोच पाता है, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में नहीं कर पाता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मार्क्सवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान तो करता है, जहां ये कहता है कि पूंजीवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए घातक है, शोषणकारी है। लेकिन फिर भी इसे समझते वक्त हमें इसकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण इतना ही सही था तो सोवियत संघ असफल क्यों हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण बताइए। तो देखो, या तो क्वेश्चन उदारवादी का आता है या फिर मार्क्सवादी का आता है। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हमने समझ ही लिया है, अब हम उदारवादी दृष्टिकोण को समझने जा रहे हैं। तो देखो, मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो ये कहता है कि राज्य पर जो है सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है नहीं, व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि सरकार का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, जबकि अर्थव्यवस्था है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो उदारवादी दृष्टिकोण है, ये विश्व की राजनीति में सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये विश्व की शांति सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं, इनका काम ये है कि ये विश्व में सहयोग को बढ़ावा दें। तो उदारवादी उपागम की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य केवल शक्ति और सुरक्षा की तलाश में नहीं होते, बल्कि वो देशों को अर्थव्यवस्था में सुधार करते हैं, तकनीकी में सहयोग करते हैं और मानव अधिकार को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके माध्यम से शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के बढ़ावा देना चाहिए, जिससे संघर्ष कम होते हैं और शांति को बढ़ावा मिलता है। तो एक तरफ तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है भैया पूंजीवाद के विकास से क्या है, वर्ग संघर्ष होता है, जबकि उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है नहीं, पूंजीवाद तो सहयोग बढ़ावा देता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, व्यापार से सहयोग बढ़ता है, सहयोग से संघर्ष कम होते हैं। जिन दो देशों के बीच में संबंध नहीं होंगे वहाँ संघर्ष ज़्यादा होगा, जिन देशों के बीच संघर्ष कम करने हैं तो व्यापार को बढ़ावा देना होगा, इससे शांति को बढ़ावा मिलता है। उदारवादी विचारधारा कहते हैं कि यूएनओ जैसे संगठन जो है, डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन जो है, यूरोपीय संघ जैसे जो संगठन हैं, ये संवाद और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो मानव अधिकारों का समर्थन करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है। उसका ये मानना है कि लोकतंत्र के बीच में युद्ध की संभावनाएं कम होती हैं। अब हम नव उदारवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। नव उदारवादी दृष्टिकोण ये कह रहा है कि भले ही विश्व के विभिन्न देशों के बीच में सहयोग कितना ही हो, लेकिन फिर भी हर एक देश अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देता है और अपने लाभ को पहले देखता है। यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण तो ये कहता है कि हर एक देश एक दूसरे को सहयोग कर रहा है। नव उदारवाद वाले कह रहे हैं कि सहयोग भले ही कर ले, लेकिन फिर भी हर एक देश अपने प्रॉफिट को देखता है। नव उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये अपनी नीतियां प्रभावशाली हो सकती हैं अगर ये ट्रांसपेरेंसी बनाए, अपने रूल और रेगुलेशन बनाए और आपसी लाभ को बढ़ावा दें। नव उदारवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जैसे मुक्त व्यापार समझौते विश्व की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नव उदारवादी विचारधारा आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर राज्य के संयोजन को बढ़ावा देती है, खासतौर पर जब संसाधनों की कमी हो। इसके अलावा अगर आपको और गहराई से उदारवादी और नव उदारवादी पढ़ना है तो चैप्टरों के नाम ही हैं, उदारवादी उपागम और नव उदारवादी उपागम, बीपीएससी 107 की आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेना। तो उदारवादी और नव उदारवादी उपागम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में सहयोग, निर्भरता और संस्था को बढ़ावा देते हैं। ये दृष्टिकोण मानवीय विकास को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस तरीके से चलती है इसे समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, हंस मार्गेंथो जो हैं वो इस विचारधारा के प्रतिपादक कहे जाते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण की। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है ये एक प्रमुख सिद्धांत है जो ये बताता है कि राज्यों के बीच में संघर्ष होते ही होते हैं, चाहे आप कितना ही सहयोग दे दो लेकिन राष्ट्रों के बीच संघर्ष होंगे ही होंगे। इनका ये मानना है संघर्ष एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। तो यथार्थवाद की विशेषताओं की बात करोगे, यथार्थवाद ये कहता है कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य अभिनेता हैं। राज्य मतलब अलग अलग देशों की सरकारें, जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें ब्रिटेन की, भारत की, चाइना की, जापान की, तो यथार्थवाद ये कहता है ये जो देश है ना यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिनेता हैं। ये अपने उद्देश्यों के हिसाब से नियम बनाते हैं, ये अपने देश की संप्रभुता बनाए रखने के हिसाब से नियम बनाते हैं। अगर तुम सोच रहे हो यूएनओ कुछ कर लेगा, WTO कर लेगा, IMF कुछ कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर इस जैसे अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाए भारत पर, तो अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए भारत पर तो WTO ने क्यों नहीं रोका? तो भैया यथार्थवादी दृष्टिकोण ये है, सच्चाई तो यही है कि राज्य अपने अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी और के हित के लिए काम नहीं कर रहा है। यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, किसी भी का भी किसी पर कोई शासन नहीं है, कोई व्यक्ति नियम को जब तक ही फॉलो कर रहा है, कोई देश नियम को जब तक ही फॉलो कर रहा है जब तक उसका उसमें फायदा है। शक्ति और शक्ति संतुलन, यथार्थवादी कहते हैं कि हर एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में काम करता है, शक्ति संतुलन साधने की बात करता है, इसलिए हर एक देश अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि देश का हित सर्वोपरि है, देश के हित से बड़ा कोई भी नहीं है। युद्ध और संघर्ष की स्वीकारता, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि युद्ध और सैनिक टकराव तो राजनीति का हिस्सा है और यह होकर ही रहेगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं थ्यूसिडाइस, प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हैं। थ्यूसिडाइस सबसे पुराने इतिहासकारों में से एक हैं। इन्होंने पेलोपोनेसियन युद्ध के अध्ययन में बताया था यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में। निकोलो मैकियावेली भी यही कहते हैं कि राज्य को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हमेशा काम करना चाहिए। थॉमस हॉब्स ने भी यही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, यहाँ पर वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास पावर होगी। लेकिन 20वीं शताब्दी के जो हंस मार्गेंथो हैं, इन्होंने यथार्थवाद को बिल्कुल एक नया सिद्धांत दिया। इन्होंने शक्ति, देश के हितों और राजनीतिक नैतिकता के बीच में संबंधों का विश्लेषण किया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण आदर्शवादी नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे संबंध बदलेंगे, और जैसे जैसे संबंध बदलेंगे नए नए प्रकार के संघर्ष सबके सामने आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी दृष्टिकोण पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर दोगे। इस PDF में टोटल 12 क्वेश्चन है, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है ये हम पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।